अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पूरा हफ्ता जो तमाम बातें चलती रही, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे, गुड गवर्नेंस की बात करते रहे, और हम नहीं तमाम मीडिया, और उसके अलावा बात होती रही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, पिलर्स ऑफ स्टेट की, हाउ ब्यूरोक्रेसी इज रन, इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की खास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। और आज ऐसा हुआ कि वो कल्मिनेट हो के वो उसका इर्तकाज हो गया इस चीज़ के ऊपर कि आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी आई। शहबाज राणा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये स्टोरी है, और वो ये स्टोरी आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी छपी, एक्सप्रेस अंग्रेज़ी अखबार में भी छपी, और वो ये कहती है कि एक IMF का एक छानबीन में मसरूफ़ एक मिशन है जो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, ये हमने भी पता किया है अपने सोर्सेज से, और ये पता चला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक ये मिशन कम अज़ कम 19 हुकूमती वजारतों, 19 वजारतों, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके नीचे 19 से भी ज़्यादा आते होंगे, महकमों और रियासती इदारों से मुलाकात करेगा। और ये शहबाज राणा साहब की स्टोरी में ये कहा गया एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में कि ये 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल करेगा, वैलेंटाइंस डे तक मोहब्बतनामा तैयार कर लेगा ये भी। और फिर ये कि गवर्नेंस के ढांचे में जो गहरी जड़ पकड़े हुए मखसूस मफादात हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स, उनके हवाले से देखेगा, उनका खात्मा कैसे हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला कैसे करना है, स्टेट बैंक और मुख्तलिफ महकमों के जो चीफ्स वगैरह से मिलना है, वो अपनी जगह पर सब मामला है। हैरान कुन चीज़ इसके अंदर ये है कि ये मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ, वो कमीशन जो जजेस की तकर्रियाँ करता है और उससे मुलाकात करेगा, ये उनकी खबर कह रही है, और जजेस के तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अदलिया की सालमियत और आज़ादी के बारे में भी जायज़ा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने का भी इरादा रखता है ये जो IMF का मिशन आया हुआ है। इस पर शहबाज राणा साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा ये कमेटी अलग है जो रिपोर्ट बना रही है, वो जो उधर से तरदीद आई दूसरी तरफ से कि ज़राए की तरफ से तरदीद है, हुकूमती ज़राए कह लीजिए, कि वो जो रिव्यू मिशन है इसका उससे लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका उस हुकूमती IMF रिव्यू मिशन से लेना देना नहीं है, ये एक कमेटी अलग से है जो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फिर अगेन कंफर्मिंग, हमारे सोर्सेज से कहते हैं कि ये कमेटी पाकिस्तान में मौजूद है। वन सेकेंड इज के वजारत ख़जाना के जो हुक्काम हैं उन्होंने इस IMF वफ्द की आमद पर तबसरे से गुरेज किया है। उन्होंने ये बात ना कंफर्म की है ना डिनाई की है ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो कि उन्हें कर देना चाहिए था इफ दैट वाज नॉट द केस। काबिल एहतराम बाजवा साहब, आप जो फरमा रहे हैं ठीक है, शहबाज राणा साहब की खबर भी दुरुस्त है, आपकी इंफॉर्मेशन भी दुरुस्त है, लेकिन जो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है मैं आपसे डिसएग्री हूँ। ये खबर जो है, ये वफूद, ये वफ्द जो आया है, हुकूमती ज़राए ने भी इसकी तरदीद की है, और मेरे जो ज़ाती ज़राए जिनसे मैंने तहकीक की है, IMF भी तरदीद कर रहा है कि ऐसा वफ्द इस हालात में इस तरह की इंक्वायरी उस पर क्लैरिटी ले आते हैं ना, वो बात भी कर लेते हैं आगे। वो अलबत्ता उसमें जो अभी तक क्लैरिफिकेशन आई है वो ये कि एक कमेटी है जिसने, हो सकता है जिसने जाके आगे उस रिव्यू मिशन को देना हो जो आगे फिर पाकिस्तान का रिव्यू देखेगा। खैर, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ साथ व्हाट्सएप थोड़ा सा ऐड करना था। जो $7 बिलियन का मुआहदा है ना पाकिस्तान का, उसमें गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाकिस्तान पाबंद है। मुजम्मिल असलम साहब से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया है। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, ये जो आज आपने देखी है, एक तो वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा साहब ने स्टोरी की है, दूसरी तरफ हमने जो पता करने की कोशिश की, वजारत ख़जाना के हुकाम इसकी ना तरदीद कर रहे हैं ना तायद कर रहे हैं, और वो ये कि कमेटी अलग है गालिबन, और वो रिव्यू मिशन के साथ शायद इसको मिक्सअप करके कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि ये वो वाला रिव्यू मिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नॉनदलेस आप ऐसी टॉक्स का हिस्सा रहे हैं जब व्हेन योर पार्टी वाज इन गवर्नमेंट, तो ये जो 19 वजारतों से उनकी मुलाकातें होनी है, फिर उसके अलावा जुडिशल कमीशन से मिलेंगे, वो चीफ जस्टिस से मिलने का इरादा रखते हैं, बहुत एक ऐसी वाइड के मतलब सुन के तो यूँ महसूस होता है इतनी वाइड अरे में कि ये अंदरूनी मामला में मुदाखलत यूँ होता है। वैसे IMF इज इट अ रूटीन प्रैक्टिस? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अकबर भाई आप खैरियत से होंगे। देखिए, बात यह है कि IMF जो है, समझ लें कि लगभग IMF और पाकिस्तान का साथ, अगर पाकिस्तान बने 77 साल हो गए, तो IMF और पाकिस्तान 70 साल से साथ साथ चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा तवील सफ़र दोनों का एक साथ है। 1958 में आपने पहला प्रोग्राम IMF से लिया था, और आज 2025 है और अब तक 24 प्रोग्राम IMF के साथ आप कर चुके हैं।
तो मतलब वो IMF आपके लिए अजनबी नहीं है, आप IMF के लिए अजनबी। तो IMF ने ये 24 प्रोग्राम में पाकिस्तान हर नए प्रोग्राम में बड़े बुरान में किया, बजाय वो बुरान कम हो। यानी कि मिसाल में ऐसे देता हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर को विजिट करें तो जब वापस आए तो डॉक्टर से कोई आपको जो है शिफा आए, बेहतरी आए ना। ये ऐसा हो रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद मर्ज और बढ़ रहा है और वो मर्ज आज तक कम नहीं हुआ। तो ये जो IMF का आखिरी प्रोग्राम था, ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्राम था। इसमें इन्होंने पहली दफा वफाक के साथ, सूबों के साथ मुआहदे भी जो है करवाए गए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ज़रूरी टैक्स भी लगा। जब सूबों से इन्होंने मुआहदा कराया तो इन्होंने 2-3 चीजों पे बड़ा फोकस किया था। उसमें एक ये किया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो एंटी करप्शन और ये जो है जो फेटअप के रूल्स हैं और इनकी एसेट डिक्लेरेशन, ये तमाम की तमाम जो है जरूरी होंगी। और ये जो आज शहबाज राना की स्टोरी है वो उसकी एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है। देखिए, पाकिस्तान की IMF भी सोचता होगा कि मईशत में सुधार क्यों नहीं आ रहा, और उसकी एक बुनियादी वजह ऑब्वियसली जब आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे, आपके मुल्क में करप्शन हो रही होगी, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। ये वो वाली बातें हैं। आप अगर जरा सा पीछे जाए, खान साहब की स्पीचेस उठाए तो खान साहब हमेशा से बातें करते थे। तो ये इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। लेकिन आप ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि IMF वो हमेशा एक रिफॉर्म प्रोग्राम होता है, और मुझे हमेशा मैंने आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि वो ये चाहते हैं कि यार बस कर दो, हमारे पास आना, अपने पैरों पे आप खड़े हो जाएं। जो वो रिफॉर्म्स बताते हैं यूजुअली यहाँ पे पॉलिटिकली वो इतना सूट नहीं कर रहा होता डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को। नॉनदलेस मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस सब मामले के अंदर कि 2 चीज़ें, एक तो ये कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, वो चीफ जस्टिस से मिलेगा, वो ब्यूरोक्रेसी के मामला भी देखेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, बट एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कहने की कि यार इस चीज़ में हम नहीं आपको मुदाखलत करने देंगे, एंड 2 इसके साथ करेक्ट कर लें। इसका कहीं किसी बैरूनी प्रेशर से लेना देना तो नहीं, और ट्वीट्स वगैरह जो अमेरिका वाली थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी। टू मी इट इज मैं ये कहूँगा सरप्राइज। आई एम नॉट गोइंग टू से कि प्लेजेंट सरप्राइज था, बट इट वाज, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कहा कि इसके अलावा अब हल क्या बचा, क्योंकि हम अपने मुल्क में इन मामलात को खुद एड्रेस नहीं कर रहे। यू आर इन जुडिशरी 139 और जो इंटरनेशनली प्रेस मिल रहा है, तो मेरा अपना इसमें ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये हो सकता है कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पे कोई एक स्टॉक टेकिंग मांगी हो, एक मिशन को भेजा। इसीलिए ये वो वाला मिशन नहीं है जो रिव्यू करेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, और ये जो चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बड़े प्रेशर होते हैं, और एक प्रेशर ये भी होता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी जो उनकी फिलॉसफी के खिलाफ रिजीम है, जो उनकी एक फिलॉसफी है कि जी किस तरीके की हुकूमत होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये तमाम चीजें उनके SOPs में शामिल है। आप कोई बता दें, कोई डिक्टेटर मुझे बता दें जहाँ पे जो है इस तरीके से IMF ऑपरेट कर रहा हो। एक एग्जांपल है वैसे इजिप्ट, ठीक है ना, लेकिन उसके भी सदर ने इलेक्शन लड़ता है जैसे भी है। लेकिन अगर कोई आप वैसे देखें बर्मा वगैरह, वहाँ पे IMF नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक स्टॉक टेकिंग कर रहे हो और वो एक रिव्यू कर रहे हो कि एग्जैक्टली ग्राउंड में सिचुएशन की, और वो अपने BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस पे अपनी एक असेसमेंट है। अब ये हमारे लिए स्पेकुलेट करना अच्छा नहीं है कि दे आर हियर टू डिक्टेट देम, खुदा ना और दे आर हियर टू टेल। बिल्कुल ठीक, अग्रीड। इंतहाई काबिल एहतराम मुजम्मल असलम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ज़राए से जो खबर चली है उसमें तकर्री, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी बातें तो आपने भी पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। पूछना हजूर आपसे ये चाहता हूँ, सियासी इख्तलाफात से कतई नज़र, क्या मिशन की जो आमद है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं है, और क्या आपको और मुझे और PTI को इस ऐसे जायजे की हमायत करनी चाहिए या नहीं? देखें, इस जायजे की हिमायत उस वक्त मतलब सवाल आएगा कि अगर वो कोई नाजायज चीज डिमांड करें, ठीक है ना। अगर वो ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, तो उसकी मुखालफत कैसे की जा सकती है? आप ये कहेंगे कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। अगर आप कहते हैं कि उसको सपोर्ट करना अच्छी बात है तो जरूर कर लेंगे। हमारा कौमी मफाद किस में है?
जुडिशरी जो है 5 पिलर्स ऑफ जो पाकिस्तान के मईशत के लिए और मुल्क के लिए 5 पिलर्स है, उसका एक इंडिपेंडेंट जुज है, उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है उसको भी जरा वाज़ेह कर दें, वो ये उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही बात? देखिए, खुद मुख्तारी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। खुद मुख्तारी ये होती है कि जब यूक्रेन और पाकिस्तान पे हमला हुआ रशिया का, तो पाकिस्तान ने अपने उस पर एब्सटेन किया जाके कि जी हम दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं वॉर खत्म हो। दिस इज खुद मुख्तारी। लेकिन अगर आपको प्रेशर में बोल दिया जाए कि नहीं आप हमारे हक में वोट दें, तो वहां पे आपकी खुद मुख्तारी चैलेंज होती है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर आपकी पुलिस करप्शन से फ्री हो जाए, आपके जजेस इंडिपेंडेंट हो जाए, ये तो मेरे और आपका भी काम है, हमें करना चाहिए। अगर हम कर रहे होते तो शायद ये चीज ना होती, लेकिन अभी ऐसा साहब इस पे बड़े सरप्राइज है, सरप्राइज भी है और तशवीश की बात भी है। और इस पे गोल्डन वर्ड्स हमारे अभी भी वजीर आज़म है भट्ट साहब, शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने फरमाया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और इसी तनाजुर में तकरीबन उन्होंने वैसे बात की थी। लेकिन मुज़म्मिल साहब, ये जो हुकूमत कह रही है, क्लेम कर रही है कि 9 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई है। कल तमाम दिन तकारीर होती रही, वो यौम तामीर व तरक्की मना रहे थे, और ये कहा गया कि मुल्क तरक्की कर रहा है और PTI को ये तरक्की हजम नहीं हो रही। तो ये जो फिगर आ गया कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी, और फिर एक लेटेस्ट फिच की भी एक रिपोर्ट है, उसको भी बीच में शामिल कर लें, तो इसको आप कितनी क्रेडेंस देते हैं इन सब बातों को कि मईशत अब दोबारा से मतलब पैर पकड़ना शुरू हो गई है, पाँव जमाना शुरू हो गई है? पैर पकड़ना गलत अल्फाज है। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी जेब में 1000 का नोट था और आप पहले चीज खरीदने जाते थे, वो जो है 1000 की मिलती थी, आप खरीद सकते थे, ठीक है ना? सही। अब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है और वो चीज जो है 500 की हो गई है, तो उस 500 रुपए होने का फायदा है आपको नीचे आने का? आप खरीद सकते हैं, 500 की भी हो गई है तो आपकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई ना, आपके पास पैसे खत्म हो गए। और रहा सवाल महंगाई का, महंगाई देखें, हमेशा से हमने ये एक बात समझाई है, महंगाई ये जो हुकूमत पाकिस्तान बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि कीमतों में गिरावट आ गई है। बस अब कीमतें जो है जिस तेजी से बढ़ रही थी, 60% जिस मुल्क में महंगाई 2 सालों में बढ़ जाए और उसके बाद वहां पे खड़ी हो जाए कीमतें, तो इसको महंगाई कम नहीं कहते। इसीलिए तो आवाम चीखें मारी है। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, आज भी इंटरेस्ट रेट 12% है। जब इमरान खान गया था तो 9.75% 1 महीने पहले इंटरेस्ट रेट था। 22% पे खुद ले जाते हैं, 22% के बाद अभी भी 12 पे खड़े हैं। इसको अगर कम कहते हैं तो फिर सनतें क्यों बंद हो रही है? इंतहाई काबिल एहतराम मुजम्मिल भाई, ये जो बाजवा साहब बात कर रहे थे ना फिच की, इसी से रिलेटेड बाजवा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मुजम्मिल भाई आप जो फिगर भी कोट कर रहे हैं, ये 2 लाइनें मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शरह सूद में कटौती, तरसीलात ज़र में 34% इजाफा, मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा, ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावज़। इसका मतलब है फार्म 47 की जो हुकूमत है वो कुछ शायद डिलीवर कर रही है, इसमें या ये फार्म ये गलत मार्केट भी शामिल कर लें प्लीज। बट साहब मैं जरा सी आप मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से काबिल एहतराम करके मैं भी आपको पुकारना चाहता हूँ, निहायत ही काबिल एहतराम। बट साहब, आप अप्रैल 2022 की तरसील ज़र के नंबर देखें, उस वक्त 3 अरब डॉलर माहाना उस वक्त थी, और उस वक्त जो मुल्क से बाहर लोग थे 20 लाख लोग कम थे। आज 20 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अभी 2022-23 की बात बोलिए, 1 करोड़ 30 लाख लोग, ये जो तरक्की आपको नजर आ रही है, गुर्बत की लकीर के नीचे 2022-23 में हो गए, 23-24 का भी नंबर नहीं आया। इन्हीं इदारों की रिपोर्ट है कि 5.5% बेरोजगारी थी, अब वो 7.5% पे चली गई है। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि आप फिच की रिपोर्ट को नहीं मानते मुजम्मिल भाई? सर, उसमें कुछ है ही नहीं था ऐसा। 3% ग्रोथ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत शुरू की थी कि अभी जो से उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम भी है उसमें 9% कह रहे हैं ग्रोथ होगी। 3 माह के नंबर आए हैं 0.92% आपके ग्रोथ के नंबर आए हैं। तो मैं फिच की रिपोर्ट कैसे मानूं? फिच में तो 3% बोल रहा है, कौन सा 30% बोल रहा है? आपको 3% कबूल है? इस मुल्क में 3% से मुल्क चलेगा? इमरान खान का 6% आपको बुरा लगता था, अब आप 3% में फिच की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बातें तो सर हैं, सोचने वाली बातें हैं और बल्कि तशवीश वाली बातें हैं। एंड देन मैं कल भी यही बात कर रहा था कि रोड पे माइक लेकर जाएं तो ऐसे जवाब मिलते हैं आवाम से सुनने को जो टीवी पे नहीं चलाए जा सकते। और सवाल क्या पूछा जाए कि यार महंगाई नीचे आ गई, क्या ख्याल है, वो फिर जवाब जो आते हैं ना बताए नहीं जाते। खैर, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच।
एक वो अमेरिका की फेडरल रिजर्व है ना भट्ट साहब, उसके जो हेड है ना, उन्होंने एक वाइट पेपर इशू किया कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा उसमें लिखा, और वो ये था कि द इकोनॉमी इज बूमिंग एंड एवरीवन नोज इट एक्सेप्ट द अमेरिकन्स। पाकिस्तान में भी मामला है कि मईशत बहुत ऊपर जा रही है, मईशत बहुत ऊपर जा रही है और हर एक को पता है सिवाय आम पाकिस्तानी के, उन्हें नहीं पता चल रहा है। यानी गल है बड़ी बारीक है, तो गल है भी ठीक है, ठीक है तो गल है भी ठीक है। ये लोगों से पूछना पड़ेगा, हम कोई नहीं होते इसको डिसाइड करने वाले। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाय क्रिकेट ग्राउंड्स नए बन गए हैं, परफॉर्मेंस और हैरान करने की जो आदत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो पुरानी रही है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में भी, और बड़ी डेयरिंग अप्रोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम उतरती रही। कल अलबत्ता न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था पहला इस ट्रायंगुलर सीरीज़ का, उसमें 78 रन से पाकिस्तान हार गया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर है कि क्रिकेट उनसे बेहतर कौन समझता है, हमें उतनी समझ नहीं है। लेकिन भट्ट साहब, कुछ रोज़ पहले जब टीम अनाउंस हुई थी, हमने उस दिन अपनी जितनी अकल समझ है क्रिकेट के बारे में, उस दिन इस खदशे का इजहार किया था कि अगर बाबर आजम ओपनर आए और ना चले तो फिर क्या होगा। और बाबर आजम साहब वही 10 रन पे आउट हो गए। तो आपके ख्याल में ये सही डिसीजन था? और अभी एक मैच से तो कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं क्या होगा। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, वनरेबिलिटी तो है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप एक टीम की बात करें जो कि आईसीसी का बड़ा इवेंट खेलने जा रही है और उसमें 4 प्लेयर्स कम बैक कर रहे हो, तो कम बैक कभी भी इंटरनेशनल आसान नहीं होता। उसमें प्लेयर ने एक रीडू करनी हो चीज़ों को, आके उसने अपने आप को दोबारा साबित करना होता है, अपनी फॉर्म को, फिटनेस को, अपनी सिलेक्शन को। तो वाले प्रेशर्स बहरहाल होते हैं। और बाबर आजम जो मर्जी कह लीजिए, जितनी मर्जी अच्छी टेक्निक है या जिस तरह के भी हैं, ही इज नॉट समबडी जिसने जिंदगी में ओपनिंग की है रेगुलरली। तो अब आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें वो 100% स्पेशलाइज नहीं करता। रेगुलर ओपनर को ना डालना इज अ टफ आस्क। और उसके बाद उसकी कोई फॉर्म भी रिसेंटली इट्स नॉट बीन ग्रेट। अगर एक ये साउथ अफ्रीका का टूर उसका अच्छा लगा ही लगा था, तो आगे आके वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे फंस गया, और अभी हैरी एक पहला वनडे हुआ, हो सकता है आगे वो रन्स करे, क्योंकि प्रैक्टिस में वो इतना बुरा नहीं खेल रहा था। बट आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम का बगैर एक रेगुलर स्पिनर्स के बगैर खेलना, एक स्पिनर के साथ जाना, और वो भी स्पिनर जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लगा था। और फिर मतलब उसमें वो कहते हैं ना कि यार फिर मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे कहीं बैलेंस करना पड़ेगा जो ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मुझे जरा क्लैरिटी देते हैं बट साहब, ये ओपनर कौन होगा, ये कप्तान डिसाइड करता है या मैनेजमेंट डिसाइड करती होती है? देखिए, ओपनर कौन होगा सिलेक्शन कमेटी है इस काम के लिए, और कैप्टन की भी राय होती है, कोच की भी राय होती है, लेकिन द हेड कोच एंड द चीफ सिलेक्टर हैपेंस टू बी आकिब भाई, और साथ उनके पूरी टीम है जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की टीम है। सो स्पेशलिस्ट की गेम है ये, और इसके अंदर अगर आप ओपनर स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जा रहे, स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास एक से ज्यादा नहीं है, और आप एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं, दैट कैन बी अ टफ आस्क। और इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर ही हमें काम करके देंगे, जबकि जो सीरीज उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया में जितवाई या साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने जीती, वो कंडीशंस मददगार हैं पेसर्स के लिए। जी थी। और एशियन कंडीशंस में हमेशा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर जरा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है फास्ट बॉलर को। या तो आपके फास्ट बॉलर्स वो पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपके बैट्समैनों को थोड़ा सा कवर देना, उन्हें थोड़े रन्स करके देने हैं। अगर हमारे में कोई 100 नहीं करेगा, कोई 50 नहीं करेंगे 2 लड़के, तो हम 300 रन के एग्रीगेट के पार नहीं जाएंगे। मोहतरम सलमान भट्ट साहब, भारत कहता था पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर स्टेडियम नहीं बन सकता। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदा जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं ज़रा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से? साहब कह दें कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए, ये इररेलेवेंट है। बिकॉज
देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पाँव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन गए जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। मतलब कोई फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। बट साहब ओपनर्स की जो बात हो रही थी, एक प्रोफेशनल ओपनर से मतलब कि स्पेशलिस्ट ओपनर, वन थिंग। अच्छा, मैं जब हम छोटे होते थे, भट्ट साहब तो बड़े थे जब हम छोटे थे, तो उस वक्त सईद अनवर, आमिर सुहेल को हम देखते थे। फिर थोड़ा जवान हुए तो आपको देखा हमने ओपनिंग में, फिर उसके बाद फ़खर जमान, मज़ा आता है यार, चलो कुछ तो है ना। साइम अयूब, लेकिन वो बेचारा इंजर हो गया। लेकिन ये इतना थिन हमारे पास मार्जिन है ओपनर्स में। मैं अभी पिछले रोज़ की बात है, ये भट्ट साहब साथ बैठे हुए थे एक जगह पे, कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स थे, एक दो क्रिकेटर्स बैठे थे, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो हमारे से बात करते हैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा भाईजान टैलेंट ही नहीं है आपके पास, सॉरी। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आई थिंक पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है नेचुरल टैलेंट के साथ, हमारे पास पाथवेज नहीं है। टैलेंट कभी भी बड़े लेवल पे जाकर वो ट्रांसलेट नहीं होता अगर उसको करेक्ट एनवायरनमेंट ना मिले, करेक्ट पाथवेज ना मिले। दुनिया बड़ा होमवर्क करती है स्पोर्ट के ऊपर, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, टेक्निक को लेकर हो। आप फिजिकल फिटनेस देख लीजिए हमारा और दूसरी टीमों का कितना फर्क है। तो क्या वहां पर बच्चे एथलीट पैदा होते हैं या फिर ट्रेनिंग करके एथलीट बनते हैं? बिल्कुल ठीक। तो जो हमारा करने का काम है ना, हम वो करना नहीं चाहते बेसिकली। तो बड़ा आसान है ये कह के निकल जाना कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट काबिल एहतराम सलमान भट्ट साहब, 3 बेस्ट टीमें कौन सी देख रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की, और ये जो हमारी ट्राई सीरीज चल रही है इसमें हमारे जीतने के कभी इम्कान क्या है? 2 बातें। मेरा ख्याल है कि जो मैं 4 टीमें आपको बताऊं जो कि बड़ी पोटेंशियल है हाई जिनके अंदर, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, उसके अंदर आपकी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम है कि वहां पे कोटा सिस्टम के ऊपर टीम खेलती है तो उन्हें मिक्स करना पड़ता है, जहां के वो पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान ऑल्दो मैच हार गया है, लेकिन वाइल्ड कार्ड जरूर हो सकता है इन कंडीशंस में, मैं आपको बताऊं। एज ऑलवेज, जैसे हमेशा वाइल्ड कार्ड रही है पाकिस्तान के पास, ये बात ठीक है। लेकिन इस वक्त ये ट्रायंगुलर सीरीज में भट्ट साहब जो टीम सिलेक्शन है, और फिर उसके अलावा जैसे हम पहले स्पिनर्स की बात कर रहे थे, फिर फास्ट बॉलर्स, बिल्कुल फुल टाइम स्पिनर नहीं है वो, लेकिन चूंकि मिडिल ऑर्डर पे भी चाहिए। ओपनर्स का मामला हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ यूं महसूस होता है जैसे ये इंडिया सेंट्रिक है, जो एक चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच आना है उसके लिए सारी तैयारी चल रही है कि यार ओ नहीं हारना सी, वहां तक हम जो है ना, उसमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी, वहां पे स्पिनर नहीं है, हमें बैटिंग अच्छी रखनी है। तो ये फोकस वहां पे है, उसकी वजह से उससे पहले ये सब मामला इस तर्ज पे चल रहा है जिस तरह से चल रहा है। क्या मुझे ठीक लग रहा है या आप डिसएग्री करते हैं इससे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीम की फॉर्मेशन की रीजन एक ये भी है कि आपके पास पाइपलाइन में टॉप नॉच स्पिनर्स नहीं। अब मसला ये कि हम उन्हें बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, जबकि हमारी सारी ग्रास रूट क्रिकेट है, उसका एंटायर फोकस T20 फॉर्मेट के ऊपर है। और स्पिनर बनाना हो, बैट्समैन बनाना हो, बॉलर बनाना हो, जिस किस्म के प्लेयर को भी आपने तैयार करना है, अगर उसे आपने स्किल की इंतहा पे पहुंचाना है तो उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे एम्फसाइज करना पड़ेगा, उसको छोटी एज में 3-डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया उसका। किसी क्लब में चला जाए, T20 हो रहा है, 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं, स्कूल 10 ओवर के मैच खेल रहे हैं। तो साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बतौर कप्तान अगर इस वक्त जो टीम उतरी है आप होते तो उसमें क्या तब्दीली करते, या जो टीम उतरी है इसी को सेकंड करते? देखिए, मैं उसमें बिलाशुबा एक रेगुलर ओपनर के साथ जाता, ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत होती, और वो लेफ्ट आर्म रफात मिन्हास भी हो सकते थे और वो राइट आर्म उसामा मीर भी हो सकते थे। डेफिनेटली ये 2-3 चेंजेस हैं। और हमारे 6वें नंबर पे जहां पर हमने साउथ शकील को रखा, मेरा ख्याल है वहां पर हमें उस नंबर पे इरफान खान न्याजी की जरूरत थी कि जो बड़ी हिट भी मार सके और फील्डर आउटस्टैंडिंग है।
बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स होप एंड प्रे कि आगे अभी है ना, अभी तो सीरीज पड़ी हुई है, वो पाजन सीरीज से पड़ी हुई है ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी आज नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। क्या सर? बाजवा साहब, खम्भ मेले में गंगा जमुना के किनारे भगदड़ मच गई। वहां पर दर्जनों अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। और खुदा का खौफ करे, मुझे शक है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला पर केस न डाल दिया जाए कि इसने अच्छे इंतजाम नहीं किए। देखें, वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। वो स्टैम्पीड जो है ना, वो खैर कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये भट्ट साहब का पॉइंट ठीक है। इंडियन मीडिया की आदत है कि पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ चीज़ द ब्लेम पाकिस्तान पे पा दे। और मैं क्या क्या कहूँगा, क्या क्या फिर बाकी भी सारा कुछ डाल दे पाकिस्तान पे। एक छोटी सी ब्रेक है यार, देवदास। वेलकम बैक। 5 फरवरी, अभी चंद रोज़ पहले यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान में बड़े जोश व जज्बे से मनाया गया, स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर। और अफवाज पाकिस्तान ने इस मौके पर, मतलब हर पाकिस्तान की तो मुकम्मल सिफारती हिमायत, इखलाकी हिमायत और दीगर हर तरह से हिमायत करता है पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान ने भी एक दफ़ा फिर अयादा किया कि कश्मीरी अवाम के, आई एम टॉकिंग अबाउट मकबूजा कश्मीर के अवाम के, उनके साथ हैं हर तरह की सपोर्ट में। हमारे साथ चौधरी अनवारुल हक साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। थैंक यू वेरी मच सर आपके कीमती वक्त का। मैं सबसे पहले वो सवाल जो मेरे दिमाग में भी है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि कश्मीरीज़ ने, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे पिछले 5-6 साल में तो हमने देखा एक दफ़ा फिर इतनी री इनविगोरेटेड कैंपेन नहीं, मैं कहूँगा एक स्ट्रगल आज़ादी के लिए जो उनकी दोबारा जारी हुई, और फिर उसके बाद उसी तरह से मजालिम हमने मोदी सरकार के भी वहाँ पर देखे। इस वक्त आपको सोल्यूशन क्या नज़र आता है उसमें हम तो हर तरह की किस तरह की हिमायत कर सकते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, आपको अभी भी लगता है कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो काबिल अमल हैं, या फिर जिस बदमाशी की स्टेज पर इंडिया पहुंच चुका है वो उन पर अमल करेगा? देखिए भाई साहब, 2-3 आपने पहलू जो हैं उनको ज़ेर बहस लाने के लिए जो सवालात किए हैं, मुझे थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिएगा। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो रोड मैप हैं मसला कश्मीर का हल की तरफ, और वो इसलिए बड़ी मौसर और मजबूत हैं कि उनके पीछे एक बैनुल अक़वामी ज़मानत मौजूद है। लेकिन ये बड़ा अधूरा सा जुमला है। इसमें इन करारदादों के अमल दरामद के इंतज़ार में और जो जदोजहद है उसमें तकरीबन 7 नस्लें कश्मीरियों की गुजर गईं। लाखों की तादाद में जानों के नजराने, हाफ विडोज़, पैलेट गन के इस्तेमाल के नतीजे में जो कई जो है नौजवान जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो बिनाई से गईं। ये गुमनाम कब्रों की लाजवाल दास्तान 8000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। तो ये जो बर्बरियत है, ये जो रियासती दहशतगर्दी है भारत की जानब से जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में रवा रखी जा रही है, इसके जो आपने हल की तरफ जो पूछा, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो आपको एक रोड मैप फराम कर रही हैं। अच्छा, अब रोड मैप अपने मंतकी अंजाम तक कैसे जाना है, उसके लिए मेरी नाकिस राय में, जो मेरी ज़ाती राय है, वो है आपको सियासी, अखलाकी, सफारती जो आपकी जितनी भी काविश है उससे एक कदम आगे बढ़ना है और आपको अपनी हरबी कुव्वत का इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो शर्त अव्वल है वो है कि आप हिंदुस्तान की जो जंगी जराइम हैं उनको बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने पेश करें, और फिर दुनिया को ये बावर कराएं कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें जो आर्टिकल 51 है वो लाउड एंड क्लियर जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो इंडिविजुअल को भी देता है और स्टेट्स को भी देता है। और वो स्टेट जिसकी के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत ही बैनुल अक़वामी दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों ने दी हुई है, तो उसकी वायलेशन की सूरत में अगर आज़ाद कश्मीर के नौजवान ये फैसला करते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी बंद नहीं करता और जो भारत की काबिज़ अफवाज हैं वो जेनोसाइड, जंगी जराइम से बाज नहीं आती, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो वाहिद ऑप्शन है आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के पास वो ये है कि वो इस खूनी लकीर को अबूर करें और अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के आंचल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
भारतीय फौज से अमलन बसरे बेकार हो जाएं। और मैं ये ज़्यादा वक्त दूर देख नहीं रहा, क्योंकि जो थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, आपने हरबी कुव्वत कहा इन द सर। डायरेक्शन। पाकिस्तान को भी अपनी हरबी कुव्वत, यानी मैं उसको मिलिट्री पावर कहूंगा ना, अगर ट्रांसलेट कर दूं, मिलिट्रिस्टिक पावर कहने चले, तो उसका कैसे आप मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, गाइड कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान की हरबी कुव्वत की मैंने बात नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान से मुझे अखलाकी, सियासी, सफारती हमायत चाहिए। मैंने हरबी कुव्वत की या जिहादी कल्चर की बात की है मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए। ठीक ठीक ठीक, ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है। हाँ। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है मुझे बतौर कश्मीरी ये राइट देता है कि मैं काबज़ फौज के खिलाफ जो रियासती दहशतगर्दी बर्पा कर रही है उसके खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करूं, अगर मैं ये समझूं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन की ज़मानतें नाकाम हो जैसे बुरहान वानी की स्ट्रगल और फिर और दीगर शोहदा और गाजियों की हमने देखी है वहाँ पे, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, शोहदा के कब्रिस्तान आबाद हैं, शहरों के साथ जितने शहर आबाद हैं उससे ज़्यादा शोहदा के कब्रिस्तान हैं। बुरहान वानी तो एक हमारा हीरो है जो मुजाहमत का इस्तारा है, लेकिन इस तरह के लाखों नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जानों की काबिल एहतराम वज़ीर आज़म साहब, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है और बेस कैंप में इस्तेकाम किसी भी तहरीक के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। पिछले साल यानी 2024 में भी आज़ाद कश्मीर में कुछ मसाइल की वजह से अवाम में कुछ बेचैनी और एहतजाज मैंने फील किया। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इन मसाइल पर काबू पा लिया है, और दूसरा, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अब क्या करने वाला है? देखिए, जो आपके सवाल का पहला जुज़ है कि ज़िंदा माशरों में कौमें अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जदोजहद करती हैं, इसको बदअमनी से ताबीर करना मैं समझता हूँ एक तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, दूसरा जो हमारा कल्चर है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो जमहूरी दौर हैं, जमहूरी कदरें हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान में मार्शल अदवार में भी आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत का सफ़र जारी रहा और असम्बलीज़ जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती रही हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारा जो जमहूरियत का सफ़र है और जो जमहूरी कदरें हैं वो थोड़ी सी मजबूत हैं। तो जो पुरअमन अवामी एहतजाज है, जब तक के कौमी सलामती के तकाज़े उसके आड़े नहीं आते हैं, उनको गुफ्तो शनीद के ज़रिए उनके मामलात को, मसाइल को सुनना और उन्हें हल करना और पुरअमन एहतजाज को पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए मुंतशिर करना, ये जमहूरी हुकूमतों की और जमहूरी माशरों की सबसे बड़ी कुव्वत है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये कहता हूँ जो नादानी में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के फ़र्क को भूल जाते हैं, कि अगर इसी तरह की अवामी हकूक़ के नाम पर एहतजाज की तरीक़ें मकबूजा कश्मीर में चलती और चली हैं, तो फिर वो तरीक़ जो थी, जितनी भी एहतजाजी तरीक़ें थीं, उन्हें जबर से, ताकत से, फौजी बूटों से, बंदूकों से, संगीनों से, टैंकों के नीचे रौंद दिया गया, खून की नदियां भाग दी गई, नौजवान लापता कर दिए गए, बच्चियां घरों से उठा ली गई। तो आज़ाद कश्मीर में तो जब अवाम के नाम पर कोई तरीक़ चलती है और उस तरीक़ में जो है अगर कोई मुतालबे ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल कर सकती है, तो आपने देखा कि जो गुज़श्ता तारीख थी जो 5 दिसंबर को चली, ये 6 दिसंबर की रात को 24 घंटे में डिसमेंटल हो गई। पुरअमन तरीके से जो मुतालबा था वो पूरा हो गया और लोग अपने घरों को चले गए। आखिरी सवाल आपसे ये है, और वो एक सियासी सवाल है। सरदार तनवीर इलियास साहब आपके प्रोड्यूसर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, जैसे आप हैं, तो वो उन्होंने एक क्लेम किया है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक्यूज़ कर रहे हैं कि आप 20,000 वोटों से हार रहे थे और आपको जितवा के उन्होंने बड़ी गलती की है। इस पर क्या फरमाइएगा? देखिए, आप रिस्पांस उस शख्सियत के बयान पे करते हैं जो हालत होश में ज़्यादा वक्त गुजारे। एक दूसरा, ये बयानिया इन्होंने जब मैं वज़ीर आज़म बना था उस वक्त भी दिया, बीच में फिर तलातम कम हो गया। अभी जो पुतली तमाशा जिन्होंने ये लगाया है उन्होंने फिर ये डोरें हिलानी शुरू कर दी हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सियासी कारकुन के तौर पर ये खेल मैं पहले देखता भी आया हूँ, उसके प्लेयर्स का भी मुझे पता है, और अगर उन्हें बेनकाब करने का वक्त आया तो वो भी तशतश बाम कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आवारगी की गुफ्तगू का ऊपर ज़्यादा कमेंट्स देना मैं समझता हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। मेरा आपसे भी लास्ट सवाल है। सिपह सलार पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर की खातर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ने को तैयार है। आपकी भी जो आज गुफ्तगू थी वो बड़ी अग्रेसिव और पॉजिटिव गुफ्तगू जो आपने फरमाई अभी तक,
लिहाजा दोनों बातों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे तो आज़ाद कश्मीर के साथ साथ अब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ मुसल्लह फ़ौज के पाकिस्तान के सरबराह की, जो योम यकजहती कश्मीर के मौका पर मुज़फ़्फ़राबाद आमद और फिर ये बयान कि कश्मीर के लिए हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़ेंगे। देखिए, गुजारिश क्या है कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत रोशन और मजबूत पाकिस्तान है, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हरबी क़ुव्वत के इस्तेमाल की बात करता है, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के जज्बों को वो अस्करियत में तब्दील करने की, जज्बा जिहाद की बात करता है, जिहादी कल्चर की बात करता है, तो वो अपनी ताकत कहाँ से हासिल करता है? वो अपनी ताकत रियासत पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान से और उनके सरबराह से हासिल करता है और पाकिस्तान की सियासी क़यादत से हासिल करता है। अगर फ़लस्तीन के पीछे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क खड़ा होता तो इसराइल की क्या जरूरत थी कि वहाँ 60,000 फ़लस्तीनियों को वो भेड़ बकरियों की तरह काट देता और इंसानियत की तजलील करता और वो जेनोसाइड करता मुसलमानों का। तो हम तो खुशकिस्मत तरीन कौम है कश्मीरी के, जिनके पीछे एक एटमी कुव्वत खड़ी है और जिसका सिपह सलार मुजफ्फराबाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बैठकर ये ललकारता है कि आपके लिए हमने 3 जंगें लड़ी हैं तो 10 और लड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर ऐसे मुल्क की खातिर, ऐसी फौज की खातिर कि जो कश्मीर के लिए सब कुछ कुर्बान करने के अज़म को बरमला दुहराती है, तो फिर ऐसे मुमलिकत के लिए जान की कुर्बानी जो है वो तो सबसे सस्ता नजर आता है। अल्लाह ताला करे जी। ठीक है। कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर में हमारे जो बहन भाई हैं, उन्हें आज़ादी जैसी जिसमें हम सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में, उन्हें भी ये जल्द अज जल्द नसीब हो। हमारी दुआ भी है, सपोर्ट भी है पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने प्रोग्राम देखा हमारा। नाज़रीन, अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे।